जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़ और आज की वीडियो एक रिकॉर्डेड पॉडकास्ट है विद माय फ्रेंड आमिर जवानी, जिनको मैं पहले भी बहुत मर्तबा अपने पॉडकास्ट पे बुला चुका हूँ। ही इज़ ए टैक्स एक्सपर्ट इन कनाडा, इन यूएई, और ही इज़ नाउ एंड नॉट जस्ट कनाडा, यूएई बाय द वे, यूएस एज वेल, क्रॉस बॉर्डर एज वेल। सो ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज़। मैं उनको प्राइमरीली यूज़ करता रहा हूँ विद रिगार्ड्स टू क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन बिटवीन कनाडा एंड यूएस। उसकी वजह ये है कि मैंने खुद कनाडा और यूएस के बीच में मूव किया है। बट एज वी स्टार्टेड टू ब्रिंग हिम मोर ऑन पॉडकास्ट, तो और भी बहुत से सवाल आने लग गए लोगों से, स्पेशली वो लोग जो यूई के में रहते हैं और कनाडा मूव करना चाहते हैं, कनाडा में रहते हैं और रिवर्स माइग्रेशन सोच रहे हैं टुवर्ड्स नॉट जस्ट यूएई बट मिडल ईस्ट। तो उनको क्या टैक्स इंप्लीकेशंस होंगी? बिकॉज एक तो टैक्स इंप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है अगर आप कनाडा छोड़ के यूएस जा रहे हो, बट अगर आप कनाडा छोड़ के कहीं और भी जा रहे हो, लेट्स से इफ़ यू आर गोइंग बैक टू मिडल ईस्ट, तब भी जो है वो बहुत सी टैक्सेशन और इम्प्लीकेशंस होती हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं कॉल आउट करना चाह रहा हूँ इन बिटवीन, विच इज़ कि अगर आपको आमिर की सर्विसेज की ज़रूरत है विद रिगार्ड्स टू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस के मेरा बिजनेस है यूएई में या कनाडा में, मैं कहाँ उसको सेटअप करूँ, मैं कहाँ से उसकी टैक्सेशन मैनेज करूँ, ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या का सेटअप क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं खुद कहाँ बेस हूँ, बिजनेस कहाँ बेस है, इनकम कहाँ आ रही है, all of this is something that Amir can help you with the guidance if you just want the guidance, or if you want the help with paperwork, or if you want to get help with setting it up from scratch. All of this is what Amir and his company provides as services. So I highly recommend you reach out to him if you have any questions. I will leave his link in the description of this video. तो इसी तरह जिस तरह हमने देखा है कि अब रिसेंटली जो है वो बहुत से लोग कंसिडर कर रहे हैं रिवर्स माइग्रेशन। और रिवर्स माइग्रेशन से मुराद मतलब दोज हु हैव कम टू कनाडा, जिस तरह मैं आया था एंड आई मूव टू यूएस, इसी तरह बहुत से लोग जो हैं वो कनाडा से मूव आउट करना चाह रहे हैं, नॉट जस्ट टू यूएस बट टू बैक टू मिडल ईस्ट एज वेल, अगर वो मिडल ईस्ट से आए हों तो, या उन्होंने कभी मिडल ईस्ट में रहे हों या नहीं भी रहे हों, बट वो सोच रहे हैं कि इकोनॉमिकली जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बनते कनाडा में, टैक्सेशन हाई है और हमारे पास पासपोर्ट आ गया है, तो वाई नॉट वी जस्ट मूव बैक टू मिडल ईस्ट। इसी तरह बहुत से लोग अभी भी हैं जो कि लेट्स से इफ़ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान और इंडिया, हु आर होल्डिंग पाकिस्तानी और इंडियन पासपोर्ट्स, दे आर इन मिडल ईस्ट, बट उनको लगता है कि मिडल ईस्ट फॉर एवर तो है नहीं, मतलब यहाँ हम 5 10 साल 20 साल, जब तक हमारी जॉब है, जब ख़त्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। एंड नाउ वंस यू लिव्ड फॉर सो लॉन्ग इन मिडल ईस्ट, यू हैव बिकम ट्रेन टू अ सर्टन लाइफ स्टाइल। तो अब आपको वापस वो लाइफ स्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए ज़रा सा चैलेंज होता है, तो आप कहते हैं कि यार मैं जो हूँ वो नॉर्थ अमेरिका मूव कर जाऊँ, कनाडा मूव कर जाऊँ, एंड दैट इज़ वेयर आई कैन इवेंचुअली रिटायर। तो वो लोग सोच रहे हैं हम वापस आएँ। तो अब तक जो ज़्यादातर हमने बात की है वो सैलरीड लोगों के लिए की है कि सैलरीड लोग पे टैक्सेशन का क्या इम्पैक्ट होगा, सैलरीड लोगों के लिए जो है वो क्या इम्प्लिकेशंस होंगी जब वो अगर कनाडा से बाहर मूव करते हैं या टूवर्ड्स कनाडा मूव करते हैं। आज की वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली इज़ फॉर पीपल हु हैव देयर बिजनेसेस, और उसकी वजह ये भी है कि बहुत से लोग कनाडा में अगर वो सैलरीड हों भी कोई ना कोई साइड बिजनेस ज़रूर कर रहे होते हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू एक्सपैंड ऑन देयर बिजनेस, क्योंकि कनाडा इज़ रिलेटिवली फ्रेंडली इन टैक्सेशन टर्म्स फॉर बिजनेसेस वर्सेस फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे रीच आउट किया, उन्होंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए बात करते हैं, बट अगर आप बात करें बिजनेसेस के लिए, उनकी क्या इंप्लीकेशंस होती हैं अगर वो मूव आउट करें। तो आज जो मैंने आमिर को बुलाया, विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट बिटवीन कनाडा एंड मिडल ईस्ट, कि उसमें अगर आप मिडल ईस्ट से कनाडा मूव कर रहे हैं, आपका बिजनेस है, तो आपको किन चीज़ों को कंसिडर करना है, और अगर आप कनाडा से मूव करें मिडल ईस्ट और आपका बिजनेस है, तो आपको किन चीज़ों को कंसिडर करना है और उसकी क्या कंपैरिजन है। एनीवेज, आई थिंक आई हैव स्पोकन अ लॉट, तो आई पास इट ऑन टू आमिर। आमिर, अगर आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें, और इंट्रोडक्शन के बाद इफ़ यू कैन टेक अस थ्रू the key points you said you want to talk about with regards to business, whether you are in UAE or you're based out Canada and you're thinking of moving. So over to you for introduction, and then over to you for the topic as well. थैंक यू बेरोज। तो मेरा नाम आमिर जिवानी है। आई ओन एंड ऑपरेट फिनेक्शन। फिनेक्शन इज एन अकाउंटिंग बिजनेस एंड टैक्स कंसल्टिंग फर्म विद ऑपरेशंस इन कनाडा, यूएस एंड यूएई। तो हम इन तीनों कंट्रीज में इंडिविजुअली भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं व्हेन इट कम्स टू बुक कीपिंग, टैक्स, पेरोल, पर्सनल टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड ऑल दैट स्टफ. In addition to that, cross border services when you are moving from one country to another out of these three. तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या जो चीजें जिन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है, उसके लिए भी हम एडवाइजरी और सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आज के टॉपिक में हम बेसिकली चार पांच पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहला होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। थ्रू आउट द टॉपिक वी विल कंपेयर कनाडा एंड यूएई। तो पहला जो हमारा बेंचमार्क होगा वो होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। दूसरा होगा टैक्सेशन एंड रेगुलेशन। तीसरा होगा मार्केट अपॉर्चुनिटीज। फोर्थ विल बी कल्चर एंड नेटवर्किंग। एंड द लास्ट वुड बी बिजनेस एग्जिट कॉस्ट. तो इन पांच को हम देखेंगे एंड विल गो वन बाय वन, एंड ऑब्वियसली व्हाइल आई एम डिस्कसिंग अबाउट इट, इफ यू वांट टू पिच इन विद योर थॉट्स, फील फ्री टू डू सो. तो
लेट्स स्टार्ट। पहला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ओके, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आई थिंक कनाडा इज, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के भी मल्टीपल एस्पेक्ट्स है। सबसे पहला एस्पेक्ट है कंपनी सेटअप का, कि व्हेन यू हैव टू डू अ बिजनेस, आई एम अज्यूमिंग थोड़े से बड़े लेवल पे कर रहे हैं कि आप एज अ सुपरवाइजर नहीं जा रहे, आप कंपनी बना रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन यू आर फॉर्मिंग अ कॉर्पोरेशन, तो कनाडा इज मच इजियर एंड चीपर, ठीक है ना। 300 400 500 दिरहम में, सॉरी डॉलर्स में, यू कैन हैव द कंपनी सेट अप ऑलरेडी एंड अप एंड रनिंग, यू कैन स्टार्ट डूइंग बिजनेस। वर्सेस इन यूएई, अज्यूम कर लें कि अगर आपका यूएई में कोई वीजा नहीं है, यू आर टोटली इन आउटसाइडर, तो कम से कम वी आर टॉकिंग अबाउट 6 से 8 हजार कैनेडियन डॉलर्स, जो आपकी इनिशियल आपने लगाने ही है ट्रेड लाइसेंस की, ओनली फॉर द ट्रेड लाइसेंस वीजा, जो कुछ भी इसकी कॉस्ट है, वो तमाम चीजें। एंड दैट इज अ रिकरिंग कॉस्ट। कनाडा में वो जो 300 500 जो हमने बात की आपको खर्च करने हैं फॉर द गवर्नमेंट फीस, वो वन टाइम होता है। फिर फेडरल कॉर्पोरेशन में $12 महीना, इन शॉर्ट वेरी मिनिमल कॉस्ट to continue operating a corporation in Canada versus in UAE, we are talking about thousands of dollars every year, ठीक है। और अगेन, अगर आपने बिजनेस कुछ भी नहीं हुआ, एक्टिविटी हुई नहीं हुई, दैट इज देयर। एंड मोर इम्पोर्टेंट दैट, जब आपको, अगर आप कहते हैं यार ठीक है ये आइडिया वर्कआउट नहीं कर रहा, मुझे कंपनी डिसॉल्व करनी है, अगेन यूएई टेक्स अ लॉट मोर इन टर्म्स ऑफ फीस एंड इन टर्म्स ऑफ द पेपर वर्क कॉम्प्लिकेशंस एंड ऑल दैट स्टफ वर्सेस कनाडा। सेटअप वर्सेस कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन, दोनों सूरतों में Canada is much easier and cheaper. UAE is little bit difficult and takes more time and more paperwork. Second aspect under ease of doing business would be banking and compliance. ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा इट्स डिफिकल्ट टू वोट इन फेवर ऑफ वन अगेंस्ट द अदर, क्योंकि फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट की बात कर लें, आपने एक बिजनेस कॉर्पोरेशन बना ली, विदाउट बैंक अकाउंट यू कांट डू मच, राइट। ठीक है, यू कैन डू इन पर्सनल बट दैट्स नॉट समथिंग सस्टेनेबल, इवेंचुअली यू नीड टू हैव अ बिजनेस बैंक अकाउंट। तो बिजनेस बैंक अकाउंट की हम बात करते हैं ना, तो यूएई में इट्स अ बिग पेन टू ओपन अ बिजनेस बैंक अकाउंट वेरी इजीली, एक महीना कहीं नहीं गया, ठीक है। अगर तो ठीक है, आप एक ऐसा कंपनी बना रहे हैं जिसमें हैवी इन्वेस्टमेंट है, जिसमें एक फैक्ट्री लग रही है, फिजिकल सेटअप है, सब कुछ है, तो फिर भी इट्स रिलेटिवली इजियर, ऑल्दो फिर भी बैंक आपसे बहुत सारी चीजें मांगेगा, बट रिलेटिवली इजियर। बट इफ यू आर डूइंग लाइक अकाउंटिंग, कंसल्टेशन, कंसल्टेंसी, समथिंग लाइक दैट, जिसमें आपके कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है या फिर है भी तो बड़ा लिमिटेड सेटअप है, तो देन इट्स अ चैलेंज टू ओपन अ बैंक अकाउंट। एंड दैट इज लेटली, जब फ्यू इयर्स बैक जब यूएई ग्रे लिस्ट में गया था एफएटीएफ की, दैट्स व्हेन दे स्टार्टेड फाइन ट्यूनिंग देयर केवाईसी प्रोसीजर्स। तो उसके बाद ऑब्वियसली स्मॉल बिजनेस बैंकिंग हैज बिकम टफ इन यूएई वर्सेस कनाडा में बैंक अकाउंट खोलना इज वेरी इजी, राइट। if you are a Canadian resident or citizen, you can open any day very easily. बट अगर फॉर एग्जाम्पल आप फॉरेनर हैं, तो आपके लिए कॉर्पोरेशन बनाना और खोलना दोनों मुश्किल है, अनलेस आप कनाडा के अंदर आपका कोई लीगल स्टेटस हो। यूएई के अंदर यस, यू नीड अ वीजा, बट 90% आर एक्सपेक्ट, राइट। सो फॉरेनर्स आर एबल टू ऑपरेट देयर बिजनेसेस इन कनाडा, ओपन द बैंक अकाउंट एंड एवरीथिंग। सो एज फार द ओपनिंग ऑफ अकाउंट इज कंसर्न, बैंकिंग और ये सब चीजें, तो उसमें ऑब्वियसली कनाडा इज इजियर। बट हेयर इज द ट्विस्ट, once the account is open, UAE is much more friendly in terms of banking. सही है ना। आपकी विड्रॉल, कैश विड्रॉल की लिमिट्स हो गई, आपकी इंटरबैंक ट्रांसफर की लिमिट्स हो गई। आपने कम, फॉर एग्जांपल स्मॉल बिजनेसेस को अक्सर यहाँ पे कनाडा में मसला आता है कि ई ट्रांसफर की एक सर्टेन लिमिट होती है, जो यूजुअली 3,000 होती है, फिर बैंक बढ़ा के 10 कर देता है कंपनियों की, बहुत हो गया तो 25 कर देता है, ठीक है। यूएई में बैंक टू बैंक ट्रांसफर इज मच इजियर at much bigger amount. Even hundreds of thousands of dirham is very easy for even a smaller business. सही है ना। तो उस टाइप की कन्वीनियंस ज्यादा है। बैंक अपने जो फीचर्स हैं इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट, विड्रॉल, बाकी जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, उस हवाले से बैंक्स आर मोर एडवांस। तो ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग, यूएई इज अ बिट more advanced compared to Canada. Again, that's based on my experience with myself and my clients, क्योंकि हम भी वहां पे कर रहे हैं दोनों कंट्रीज में, प्लस हमारे क्लाइंट्स का भी जो होता है, बेस्ड ऑन दैट। तो दैट इज सेकंड थिंग जो कि कनाडा वर्सेस यूएई में। अच्छा, कंप्लायंस में बैंकिंग के अलावा और चीज आ जाती है। अब यूएई में डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग, यू माइट हैव मेड एन एडिशनल कंप्लायंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ रियल एस्टेट ब्रोकरेज, तो आपकी केवाईसी की और एएमएल कंप्लायंस की मजीद एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि कनाडा में इतनी स्ट्रिंजेंट नहीं है।
तो at certain point, depending on the type of industry you are, for example, if you are running a nursery, तो आपकी उसकी different किस्म की compliance requirements होंगी. कनाडा में भी है, but UAE, when it comes to compliance, UAE is a bit more, specific onto it, or you cannot afford to miss deadlines. You cannot, because penalties are severe. So that's where it's very important. So much so कि जैसे for example हम बात करें, let's take daycares for an example, right? So daycares में obviously daycare need to have a compliance when it comes to in Canada as well. जो उनकी inspection होती है, जो भी उसके regulatory authority है, region of Peel है, अगर Mississauga में for example, तो region of Peel आएगा, वो उसकी inspection करेगा, तो वो करना है उन्हें comply. इन यूएई ऑब्वियसली ये होता है कि एचडी है, अगर आप दुबई में, तो वो आएगा, वो उसकी इंस्पेक्शन करेगा. बट आपकी फीस कितनी होगी जो आप चार्ज कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो टाइड अप टू योर कंप्लायंस एज वेल टू सम एक्सटेंट, राइट? सो कंप्लायंस हैज अ डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट एसोसिएटेड विद इट. आप अगर हेल्थ केयर के बिजनेस में हैं, आपकी कंप्लायंस कितनी बेहतर है, दैट विल डिसाइड कि कौन कौन सा इंश्योरेंस आपको एनरोल करता है इन देयर पैनल, और कौन से लेवल पे एनरोल करता है. So compliance is directly related with the monetary benefit when in UAE. So that's one difference between these two countries when it comes to compliance. So yeah, so the license requirements are more, but then when you comply, you do see the benefit of doing it. So that is the first part, ease of doing business in terms of setup, banking, or get going. उसमें हमने देखा, तो इसमें इसमें obviously Canada is easier to start with, but UAE, once you have started it, it gives you much easier way to handle your operations. Second aspect would be taxation, and that's where we have a lot of myth. फॉर एग्जाम्पल एक मिथ ये होता है कि मैं जी कनाडा में बैठा हूं और मैं यूएई में बिजनेस चला रहा हूं, तो वो टैक्स फ्री है, तो नथिंग टू डू विद मी, वो टैक्स फ्री है. Yes and no. Yes, it is tax free in UAE, but if you draw dividend out of it or salary out of it, or in certain situation it grows in up more than above a threshold, then you have a reporting requirement in Canada. और अगर आप सैलरी या वहां से डिविडेंड ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपने उस पर टैक्स देना है. तो एक तो ये टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्लियर कर लें कि इट इज ओके. तो एक तो ये बात हो गई. दूसरी बात, यूए, अच्छा आप भूल जाए आप कनाडा में थे, आप यूएई आ चुके हैं, आपने बिजनेस अपना स्टेब्लिश किया. It used to be 0% corporate tax and 0% personal tax. आज की तारीख में personal tax is still zero. Again, अब now we are not talking about GCC क्योंकि country to country vary करता है. Oman is different, Saudi is different. तो specifically UAE की अगर हम बात करें for taxation, तो personal tax is still zero, right? So the salary you draw out of your business, that doesn't have a tax. Corporate tax is not zero anymore. However, until 2026, there is a thing called small business relief. अगर आपकी कंपनी की सेल, यूएई कंपनी की सेल या रेवेन्यू जो है वो 3 मिलियन दिरहम से कम है, तो irrespective of the amount of profit, you don't have to give any tax. ठीक है, देयर सर्टेन अदर कंडीशन, बट प्राइमरी कंडीशन है कि आपके 3 मिलियन से सेल्स कम है, तो आपने अपने प्रॉफिट पे टैक्स नहीं देना, जितना भी प्रॉफिट किया आपने. ठीक है, ये है एक टेम्पररी रिलीफ फॉर स्मॉल बिजनेसेस अंटिल 2026. अच्छा, अगर ये रिलीफ ना हो, या 2026 के बाद क्या होगा, या आप 3 मिलियन से ज्यादा की सेल कर रहे हैं, तो क्या होगा? फर्स्ट 375,000 दिरहम के प्रॉफिट के ऊपर आपने टैक्स नहीं. तो सेकंड, यूए के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आप स्मॉल बिजनेस रिलीफ के एम्बेड में नहीं आते, या 2026 के बाद की बात करें, तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 9%. बट फर्स्ट 375,000 दिरहम्स, रफली 1 लाख यूएस डॉलर तक आपने 0% कॉर्पोरेट टैक्स देना है. यू स्टिल नीड टू कंप्लाई. यूएस ऑल अबाउट कंप्लायंस. You still need to do bookkeeping, maintain your books and everything, but आपने टैक्स 0% देना है फॉर फर्स्ट 100,000 यूएस डॉलर्स. उसके बाद आपने 9% देना है. अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि पर्सनल टैक्स नहीं है. तो वॉट एवर रीजनेबल सैलरी, रीजनेबल इज द कीवर्ड है, वॉट एवर रीजनेबल सैलरी यू आर ड्रॉइंग एंड यू कैन प्रूव दैट यू हैव वर्क टू अर्न दैट सैलरी फ्रॉम द कंपनी एज अ ओनर, तो वो दैट विल रिड्यूस योर इनकम. तो लेट सपोज इफ फॉर एग्जांपल इन अ गिवन बिजनेस ओनर की सैलरी 50,000 दिरहम इज रीजनेबल, राइट? तो इसका मतलब है कि 6 लाख दिरहम की सैलरी उसने साल की ड्रॉ कर ली, प्लस वो तो विच विल रिड्यूस द प्रॉफिट, प्लस वो 375 पे वैसे ही टैक्स नहीं है. तो इन अदर वर्ड्स, आपका अगर बिफोर योर सैलरी 1 मिलियन तक का भी प्रॉफिट है और 50,000 इज अ रीजनेबल सैलरी इन योर सिनेरियो, तो आपने उस पर टैक्स नहीं देना है, वो प्रैक्टिकली जीरो ही होगा. ठीक है, बट देन देयर आर कंप्लायंसेस इन्वॉल्व.
there's a huge compliance when it comes to transfer pricing. अगर आपकी, क्योंकि बहुत कॉमन है यूएई के अंदर के एक कंपनी है, दूसरी कंपनी है, तीसरी कंपनी है, आपस में इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, मे बी एक कंपनी आउटसाइड भी है, उससे भी हो रही है, और आपस में बाइंग सेलिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, या लोन दिया जा रहा है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के लिए कॉर्पोरेट गारंटी दी हुई है। ऑल ऑफ दीज आइटम्स ट्रांसलेट इनटू ट्रांसफर प्राइसिंग कंप्लायंस, तो उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है in UAE. But as far as to do your compliance, most likely you will end up, depend करता है आप किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, बट एज आई सेड मोस्ट लाइकली अगर आप 1 मिलियन के प्रॉफिट पे खड़े हैं तो प्रॉब्ली आप जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स नहीं दे रहे होंगे। उसके बाद भी अगर आपने दिया तो 9% कंपेयर टू द टोटल अमाउंट इज मच लोअर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 मिलियन के प्रॉफिट पे थे, 1 मिलियन आपने एक्स्ट्रा बचा लिया, 375,000 प्लस 600,000 आपने सैलरी ले ली, तो और बाकी 1 मिलियन पे 9% दिया, तो इफेक्टिव रेट आपका 4.5% हुआ। versus in Canada, that's where we see that difference के इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई है यूएई में एक कंपनी को चलाने की। जैसे मैंने कहा 16, 17, 20 हजार दिरहम आपकी हो जाती है, एनुअल ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल, वीजा, ये वो, स्टाफ को आपने टिकट देना है, वो तमाम चीजें, बट टैक्स इज वेरी मिनिमल, राइट, इवन अगर आपको देना पड़े तो भी। वर्सेस कंपेयर टू दैट इन कनाडा आपका टैक्स जो है वो इवन विद अ स्मॉल बिजनेस रिलीफ जो कि यूजुअली अवेलेबल होता है कनाडा में, स्मॉल बिजनेस डिडक्शन, अगर आपके फर्स्ट ½ के प्रॉफिट के ऊपर, तो अगर आपके शुरू के 5 लाख के प्रॉफिट के ऊपर आपको जो टैक्स देना पड़ता है वो वेरी करता है प्रोविंस टू प्रोविंस, बट दैट्स रफली 12 to 13% डिपेंडिंग ऑन द प्रोविंस, सही है ना। एंड देन उसके बाद दैट इज 26%, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये हमने बात की है ओनली फॉर द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, जो उसकी ऑपरेटिंग इनकम का टैक्स है, ठीक है। उसमें ऑब्वियसली कनाडा का ज्यादा है, यूएई का कम है, बट उससे बड़ा फर्क तब आता है जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम की, क्योंकि यूएई में वो कंपनी जिसके पास, अब लेट्स सपोज कंपनी कमा रही है पैसे, उसके पास रिटेन अर्निंग जमा होती जा रही है, ठीक है। अब वो रिटेन अर्निंग अगर लेट्स सपोज ओनर डिसाइड करता है कि मैं कंपनी में रखूंगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो इन्वेस्टमेंट इनकम पे जीरो टैक्स है। इंटरेस्ट इज पार्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम, बट अदर देन दैट डिविडेंड या कैपिटल गेन, इन चीजों पे जीरो टैक्स है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ फ्री जोन को अलग से नहीं ला रहा, फ्री जोन इन सर्टेन सिचुएशन में बी 0%, but in most of the situation free zones will also be following the same corporate tax regulation. तो बहरहाल, तो इन्वेस्टमेंट पे भी जीरो है, विच इज अ बिगर एडवांटेज स्पेशली इन दोस बिजनेसेस जिसमें आपका कैश फ्लो बिल्डअप होता रहता है, सही है। वर्सेस कनाडा, उसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट इनकम है, आप पर्सनल, आप जो ऑपरेटिंग इनकम, अच्छा ऑपरेटिंग का मतलब है जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसकी इनकम। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस है आपका मैकेनिकल अपग्रेड्स और इन सब चीजों का, आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं एचवैक की और इन सब चीजों की, मैकेनिकल रिपेयर वगैरह की, तो इससे जो इनकम जनरेट होती है वो तो आपने फिर भी शुरू के ½ के प्रॉफिट पे 12.5% तकरीबन देना है, 12-13%। लेकिन जो आपने, अगर उसमें आपने बिजनेस ने एक्सेस कैश फ्लो बना लिया जो आपने ड्रॉ नहीं किया है, उसको आप इन्वेस्ट कर देते हैं किसी स्टॉक में या किसी जीआईसी में या वॉट एवर, किसी भी इन्वेस्टमेंट में, तो इन्वेस्टमेंट इनकम पे रफली 50% का टैक्स, ठीक है, एट फ्रॉम फर्स्ट डॉलर। डजेंट मैटर कि आप वो 5 लाख वाली लिमिट में थे या उसके बाद थे, आपका इन्वेस्टमेंट इनकम पे फ्रॉम द फर्स्ट डॉलर 50% टैक्स है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं डिपेंडिंग अगर आपने डिविडेंड लिया है या इंटरेस्ट लिया है या कैपिटल गेन से हुआ है, कैसे हुआ है, बट जनरली स्पीकिंग ये है। हाँ, कैपिटल गेन पे हाफ ऑफ इट इज टैक्सेबल, तो यू कैन से 25% टैक्सेबल है, बट इट इज स्टिल टैक्सेबल। तो वो आपने एक्सेस कैश फ्लो जो कॉर्पोरेशन में जमा हो रहा है, दैट इज सब्जेक्ट टू टैक्सेस एट अ मच हायर रेट। इन यूएई कॉर्पोरेशन वो जो एक्सेस कैश फ्लो है, आप अगर उसे निकाल के खुद इन्वेस्ट कर लेते हैं तो भी कोई टैक्स नहीं है, आप उसे कंपनी में रख के इन्वेस्ट करते हैं अदर देन इंटरेस्ट इनकम, तो भी इस पर कोई टैक्स नहीं, ठीक है। तो दैट्स वेयर द मेजर डिफरेंस कम बिटवीन कनाडा एंड यूएई कॉर्पोरेशन। तो आप देखेंगे कि एज यू ग्रो इनटू द स्केल, वो जो शुरू के 16-17 हजार दिरहम जो आपको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे थे, 20,000 दिरहम, वो फिर मैटर नहीं करेंगे इफ यू रीच टू अ स्केल जहां पे वो उसके अगेंस्ट जो सेविंग्स हैं वो काफी ज्यादा, ठीक है। तो दैट इज द वन बिग डिफरेंस बिटवीन कनाडा एंड यूएई। सेकंड है विद रिस्पेक्ट टू एचएसटी वर्सेस वैट। सो एचएसटी, जैसे हमें पता है कि वेरीज प्रोविंस टू प्रोविंस अगेन इन कनाडा, बट लेट्स सपोज ओंटारियो 13%, राइट। दूसरे प्रोविंसेस में कहीं जीएसटी है, कहीं पीएसटी है, जीएसटी पीएसटी डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। कनाडा में, यूएई में जो होता है वो होता है वैट, and that is 5%. I think for a business owner it might be a neutral thing, क्योंकि
जो वो कलेक्ट करते हैं माइनस जो वो पे करते हैं वैट, या जो कलेक्ट करते हैं एचएसटी माइनस जो वो एचएसटी पे करते हैं, बाकी उन्हें डिफरेंस गवर्नमेंट को देना होता है। तो इट्स काइंड ऑफ न्यूट्रल, उनके उनको फर्क नहीं पड़ता, बट यस इट डज अफेक्ट योर कस्टमर इन टर्म्स ऑफ देयर स्पेंडिंग पावर, सही है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर एल्बर्टा में 5% है तो वो वहां पे स्पेंडिंग पावर कस्टमर की थोड़ी, क्योंकि उस एंड यूजर जिसके जेब से पैसा निकल रहा है वो ज्यादा स्पेंड कर सकता है कि उसे 13% की जगह 5% स्पेंड करना हो। तो मे बी अल्बर्टा वर्सेस यूएई इट माइट बी सेम, बट ऑन्टेरियो वर्सेस दुबई इट माइट बी डिफरेंट, ऑन्टेरियो वर्सेस यूएई इट वुड बी डिफरेंट, क्योंकि आपके एंड यूजर के पास अब अगर वो चीज 100 रुपए की है तो आपके एंड यूजर को 105 देने हैं इन यूएई वर्सेस 113 देने हैं कनाडा में। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। एंड लास्ट है अंडर द टैक्सेशन कैटेगरी कंप्लायंस लो, ठीक है। सीआरए वर्सेस एफटीए, सीआरए कनाडा का रेगुलेटर है टैक्स का, एफटीए यूएई का रेगुलेटर है, ठीक है। ऑब्वियसली एज आई सेड यूएई में कंप्लायंस पेनल्टीज आर सिवियर, ठीक है। सो you better not miss the deadlines. CRA is still flexible, you know, for example, आपने HST फाइल करना था, आपने HST फाइल करने में डिले कर दिया, और वो HST नेगेटिव था, एज इन यू डोंट हैव टू पे, आपको रिफंड आना था, तो मोस्ट लाइकली यू वोंट गेट एनी पेनल्टी फॉर दैट, राइट। वर्सेस इन यूएई आपने वेट रिटर्न फाइल करना था, वो अगेन नेगेटिव था, आपको वेट वापस आना था, रिफंड आना था, बट आपने देर से फाइल किया तो उसकी पेनल्टी अपनी जगह है, ऑल्दो देयर वाज नथिंग पेएबल, क्योंकि कनाडा में यह है कि मोस्ट ऑफ द टैक्स लायबिलिटीज जो होती है वो जो पेएबल है उसका परसेंटेज होती है, तो पेएबल अगर जीरो है या माइनस में तो ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू पे एनी पेनल्टी, बट इन दुबई वो इन यूएई इट्स डिफरेंट, नॉन फाइलिंग की पेनल्टी अलग है, इवेंचुअली फिर आपको पे करना था, रिफंड था, वो एक अलग बात है, अगर पे करना था तो देन उसकी वो होगी एडिशनल, बट नॉन फाइलिंग की पेनल्टी स्टेज देयर। जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस, जब इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स लॉन्च किया तो कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन की इन्होंने एक टाइमलाइन दी थी, ठीक है। और उस टाइमलाइन पे रजिस्टर ना करने पे, नॉट जस्ट रजिस्टर ना करने पे 10,000 दिरहम की पेनल्टी, ठीक है, which is translates into maybe you know 3,500 Canadian dollars. So penalties are severe. That's why compliance culture is high. People intend to comply, and there have been situations जिसमें penalties are 50,000 dirham, 100,000 dirham like that as well. So yeah, so compliance load is much higher in UAE. But if you are, आपने अगर proper professionals को hire किया हुआ है जो कि उन चीजों को कर रहे हैं, तो compliance difficult नहीं है. Just you have to, ensure you comply. तो ये है, उसके लिए obviously professionals are available who can help you doing that. Third aspect is market and opportunities. तो ये बड़ा वेरिड है क्योंकि ये दो अलग किस्म की मार्केट्स है। यूए की मार्केट ज्यादा मैच्योर है, ज्यादा स्टेबल है, यू डोंट सी मच चेंजेस ईयर ओवर ईयर, यू वोंट सी इतना फ्रिक्वेंटली कोई नए ट्रेंड्स आ रहे हो या कोई इस टाइप की चीज आ रही हो, relatively slow paced versus UAE, fast paced, everything now. The speed is most important, right? Competition in most of the industries is relatively more. जो लोग अभी रिसेंटली यूएई नहीं गए या कभी नहीं गए या इन टर्म्स ऑफ या डील नहीं किया इन्होंने, गए विजिट करके आ गए, दे माइट नॉट नो कि यूएई में एवरीथिंग हैपेंस ऑन द व्हाट्सएप, द गवर्नमेंट इज ऑन द व्हाट्सएप। जब आप जाते हैं, आपने अपना वीजा लेना है, आपने अपना जो है वो एमएसआईडी रिन्यू कराना है, आपने कुछ भी करना है, यू विल गेट ऑल द अपडेट्स ऑन योर व्हाट्सएप। आप जब उसके लिए जाते हैं टाइपिंग सेंटर में, मोस्टली जो चीजें सबमिट करानी है आप व्हाट्सएप पे करा रहे होंगे आपने, तो इट्स मच फास्ट पेस्ड, ठीक है। तो एक तो फर्क ये हो गया कि फास्ट पेस्ड है। ट्रेंड्स, मार्केट अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज इन द सेंस के व्हेन यू कम विद अ वेरी क्रेजी आइडिया, तो उस क्रेजी आइडिया के इंप्लीमेंट होने के चांसेस यूएई में ज्यादा है वर्सेस कनाडा इन जनरल सिनेरियो, क्योंकि you have such a wide variety of people here, although in terms of population वहाँ roughly 40 million होंगे कनाडा में, यूएई में 10 million होंगे, but you in UAE you would get much more billionaires compared to Canada. You would get, for example, वो एक बड़ा कॉमन है कि जी वो एक कोई 1,000 दिरहम की कॉफी होती है जिसके ऊपर वो सोने की कॉफी होती है, सोने का उन्होंने वो लगाया हुआ होता है। आई डोंट थिंक वो आइडिया अगर कोई कनाडा में लाएगा तो इट वुड गेट मच अट्रैक्शन,
ठीक है, मे बी शुरू में थोड़ा बहुत आ जाए, बट देन नॉट मच, बट देन दैट इज देयर फॉर लॉन्ग टाइम एंड इट इज हैपनिंग हियर. सो यू कैन कम अप विद अ क्रेजी आइडिया एंड it may work. It's more fintech friendly, more technology friendly. Um, versus Canada is more in terms of natural resources. You have more natural resources available. The market is mature. Um, things are very stable. Stable in the sense in terms of regulations and everything. UAE में that is one factor you have to live with. कि regulatory changes come very frequently, right? जब ये corporate tax आ रहा था in 2023, 2024, and even 2025, so frequently these changes were coming and they were announcing it, which is good and bad. Good is bad इसलिए कि obviously it kind of gives you an anxiety as a business owner that what's next. मैं इस strategy पे चल रहा हूँ based on this regulation, ये change तो नहीं हो जाएगा. But then at the same time it's good also क्योंकि ये जो changes आ रहे होता है more often than not those are responses by the government to the changes in the market or whatever feedback they get. So government is more dynamic in terms of responding. So that's a difference between the opportunity and obviously when different markets catering to different type of people. So different आपके जो objectives हैं वो, for example, Canada में aging population ज़्यादा है. So if you are going for some product which is more for aging population, probably it will work there. But UAE में transient population है, आते हैं जाते हैं, they move on to other things and तो आपकी कोई ऐसी सर्विस है जो कि मूव इन या मूव आउट के लिए है तो वो ऑब्वियसली वो वहां पे ज्यादा चलेगी. तो इट डिपेंड्स फ्रॉम व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, बट जनरली स्पीड इज व्हाट आई वुड एसोसिएट विद यूएई एंड मैच्योर and stability is what I would associate with Canada. So I tell a lot of my clients that if you want to do business in UAE, you are on a roller coaster. You have to go fast. There would be ups, there would be downs, highs and lows. अगर आप चाह रहे हैं कि एक स्ट्रेट चलती हुई कार होगी सड़क पे तो देन यूएई इज नॉट दैट वन. ओके. फोर्थ एस्पेक्ट इज कल्चर. तो अब तक हमने बड़ी टेक्निकल बातें की कि जी टैक्स इतना है, ये इतना है, वो इतना होता है, इस तरह से कंप्लायंस है, वो है. कल्चर इज अ बिग डिफरेंस. एज आई सेड कि ऑल्दो तकरीबन यूए की पॉपुलेशन वन फोर्थ होगी कनाडा की पॉपुलेशन के. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर बट रफली इतना ही होगा, 20%, 25%. बट in terms of the variety of nationalities, UAE would be much more diverse. सही है ना? Although Canada काफी diverse हो चुका है since immigration जो पिछले 10 सालों में हुई है, लेकिन still UAE is much more diverse in terms of the variety. Plus UAE has its own culture compared to Canada, and obviously Canada has its own culture compared to UAE. Those are two different cultures. सही है ना? When we talk about Canada, so Canada ka culture is more about paperwork, processes. If you have to experience, that is my thought. If you have to experience the culture of a country, go to the government organization office of that country, right? You will get a fair idea कि वहाँ क्या चलता है. ठीक है. तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप सर्विस ऑन्टेरियो में जाते हैं, ठीक है, सर्विस ऑन्टेरियो में आप जाएंगे, आपके पास एक प्रॉपर प्रोसेस है जी. मुझे अगर अपना एड्रेस चेंज करवाना है ड्राइवर लाइसेंस तो उसका एक प्रोसेस है जी. आपने जाना है, पहले चलने अपॉइंटमेंट लेना है, फिर आप लाइन में लगे, आप वहां पे गए, फिर उसका एक फॉर्म है, वो फॉर्म फिल किया आपने, वो उसको दिया, उसके बाद होगा. ठीक है. एंड यूएई में अगर वही काम करना होगा, मे बी इट वुड हैपन ऑनलाइन. इवन इफ इट्स नॉट ऑनलाइन, यू माइट गो टू अ टाइपिंग सेंटर एंड विद इन मिनट्स वो चीजें होंगी. मच इन अ फास्टर स्पीड. तो एक तो ये फर्क है. दूसरा फर्क ये है कि कल्चर के अंदर यूएई में ऑब्वियसली चूंकि इतने डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ द नेशनैलिटीज, सो जो आप प्रोडक्ट ला रहे हैं, जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, that has to be culturally sensitive as well. Plus, UAE being a Muslim country, that has to be sensitive to the ground realities of that country as well. Canada में probably उतनी डाइवर्सिटी नहीं है तो कल्चर सेंसिटिव ठीक है होना पड़ता है बट नॉट टू दैट एक्सटेंट. एक और चीज जो कि मैटर करती है यूएई में, रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा मैटर करती है. आपने अपने जो चीजें काम करवाने हैं, आपने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हैं, आपने 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 किसी कंपनी के अंदर इन होना है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल दैट स्टफ, उसमें रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मैटर करेंगी टू क्लोज योर डील्स, right? And in a good way, in a fair way, कि ठीक है, when you have those relationships, you can get in, and then फिर आपकी मेरिटोक्रेसी मैटर करेगी. आप you should be able to justify कि आप कर सकते हैं, but obviously अगर 100 लोग एक चीज के लिए करना चाह रहे हैं तो आपको जो पहला फुट इन द डोर मिलेगा उसमें probably आपके relationship will be a key foundation stone for you.
ओके, एंड द लास्ट इज एग्जिट. दिस इज समथिंग जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं कि जब मुझे एज अ बिजनेस एग्जिट करना होगा तो उसकी क्या कॉस्ट है. ठीक है. इन कनाडा आपने एक बिजनेस किया, आपने थ्रू आउट लेट्स सपोज आपने अगेन एक डे केयर खोला. वो डे केयर आपने चलाया चलाया चलाया, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू रिटायर, यू हैव डन इनफ ऑफ इट एंड यू वांट टू सेल द डे केयर, राइट. एंड आई एम अज्यूमिंग इट्स अ बिग डे केयर. अब आपने 3-4 मिलियन का इसमें आपने बेचा और आपको कैपिटल गेन हुआ लेट्स सपोज 3 मिलियन का. ठीक है. तो सबसे बड़ी जो आपकी उसमें कॉस्ट होगी वो होगी आपका कैपिटल गेन टैक्स, जो आपको उस पर पे करना होगा. एंड ऑब्वियसली वो एक अचानक वन फाइन डे ही आपको आना है. यस, देयर आर वेज टू प्लान अराउंड दोस कैपिटल गेन. देयर इज अ लाइफ टाइम एग्जम्पशन एज वेल. शुरू के 8 लाख तक प्लान किया जा सकता है. नेक्स्ट जनरेशन आ रही है तो उसकी ट्रांसफर की प्लानिंग हो सकती है. बट जनरली स्पीकिंग देयर इज अ दैट मॉन्स्टर हाइडिंग समवेयर जिसका नाम है कैपिटल गेन टैक्स, जिसको आपने केटर करना है while you are exiting. In UAE, there is no investment tax, so there is no personal tax at all. Rather, investment हो या business हो जो भी हो. So obviously, when you are selling your business, no capital gain tax. You can just sell, get your price, put it in your pocket, move on, whatever you want to do. So that's another difference we see between these two countries. So that's all from my side, Bellows. If you have any questions on these. Thank you, Amir. I do have questions. So I was taking notes. I didn't Yeah. want to disturb you in between. I think you were on a good spree as well. तो मेरा एक सवाल ये कि अगर क्रेडिट रेज करना हो तो आपका क्या ख्याल है क्रेडिट रेज करना कहाँ से ज़्यादा आसान है? इट आइदर फ्रॉम द बैंक्स और फ्रॉम एनी नॉन कन्वेंशनल वेज ऑफ रेजिंग क्रेडिट एज वेल. व्हाट इज़ योर ओपिनियन, कहाँ ज़्यादा आसान होगा क्रेडिट रेज करना? Honestly speaking, दोनों जगह मुश्किल है. अनफॉर्चुनेटली स्मॉल बिजनेस वो कैटेगरी है कि जो बैंक्स के ज्यादातर प्रोडक्ट जो है ना उनको देख के नहीं बनाए जाते. कनाडा में देयर इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज के देयर इज अ थिंग कॉल्ड कनाडा स्मॉल बिजनेस फाइनेंस लोन, जो कि गवर्नमेंट का प्रोडक्ट है, उसकी अपनी गाइडलाइंस है. तो एज लॉन्ग एज आप उस डब्बे में फिट बैठते हैं आपको मिल जाएगा. ठीक है. बट देयर आर सर्टेन सिचुएशन जिसमें आप उस डब्बे में फिट नहीं बैठेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको शेयर सेल करना है, आप किसी से शेयर परचेज कर रहे हैं क्योंकि उस बिजनेस में लाइसेंस इंपॉर्टेंट है और शेयर सेल के साथ ही लाइसेंस आएगा, तो सीएसबीएफएल आपको नहीं मिल सकता है. ठीक है. अगर आपका एक ऐसा बिजनेस है जिसमें इन्वेंट क्योंकि अच्छा इसी तरह वो वर्किंग कैपिटल को बड़ा लिमिटेड फाइनेंस करते हैं अंडर दैट सीएसबीएफएल. तो उसमें फिर अगर आप ऐसा बिजनेस ले रहे हैं जिसमें लेट्स सपोज मैं ले रहा हूँ फर्नीचर की दुकान, तो ऑब्वियसली उसमें सबसे बड़ी कॉस्ट आपकी इन्वेंट्री की है. इन्वेंट्री वो बड़ा लिमिटेड हद तक फाइनेंस करते हैं. तो इन सम सिचुएशन इट माइट नॉट वर्क, बट apart from that CSBFL is there, uh, uh, um, uh, uh, which stands Canada apart from UAE. कि there is at least one government product जो कि small businesses को help करती है. अपार्ट फ्रॉम दैट कनाडा में अगर आपने लोन लेना है, आप उस कैटेगरी में नहीं बैठते, तो मोस्ट लाइकली बैंक विल आस्क यू फॉर द प्रॉपर्टी, एक्चुअली प्रॉपर्टी या कैश. कैश देके तो कोई नहीं करेगा, तो प्रॉपर्टी. तो क्रेडिट रेस करना आई थिंक कनाडा में आसान है फॉर द स्मॉल बिजनेस ओनली बिकॉज ऑफ सीएसबी. अदरवाइज दोनों एक ही जैसे हैं. दोनों कंट्रीज में बैंक्स आर नॉट स्मॉल बिजनेस फ्रेंडली. बड़े धोखे खाए यूएई ने. एक जमाना था, मतलब बैक इन 2015-16 और मे बी इवन बिफोर दैट, बैंक्स बड़ी आसानी से दे दिया करते थे. ठीक है ना. उसके बाद बड़े धोखे खाए बैंक्स ने, क्योंकि यूएई अपना जो वहाँ एक्सपेक्ट्स रह रहे थे. अच्छा, उस जमाने में ट्रेंड ये था, तब गोल्डन वीजा भी नहीं था और ये सब था. तो जो भी था वो रह रहा है, वो एक्सपेक्ट है, वो चला जाएगा, तो बैंक्स थोड़ा इसलिए भी घबराते थे. अब यह है कि एटलीस्ट अगर आपकी थोड़ी सी अच्छी वहां पे ग्राउंडिंग है यूएई के अंदर, फॉर एग्जांपल आपके एक दो घर हैं, ये सब कुछ है, तो यस यू विल गेट सम प्रेफरेंस. आप उस बैंक के साथ डील कर रहे हैं, तो इट हैज इम्प्रूव व्हेन इट कम्स टू यूएई. बट या स्टिल कनाडा में बिकॉज ऑफ सीएसबीएफएल आई वुड से दैट कनाडा इज बेटर इन टर्म्स ऑफ रेजिंग द कैपिटल. करेक्ट. दूसरा क्वेश्चन ये कि गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलती है कहीं इन दोनों जगहों पे विद रिगार्ड्स टू आई डोंट नो टैक्स रिबेट्स और कुड बी सम इजी मनी कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, अगर दोनों में कंपेयर किया जाए या नहीं? कनाडा में देखें हैं, there are certain rebates. For example, there's a thing called SRNED, or maybe मैं mix कर रहा हूँ, which is for research and development. But honestly speaking, बहुत छोटे जो businesses होते हैं, मतलब बहुत छोटे का मतलब है वो business जो कि मिलियन की सेल कर रहा है, 1.5 मिलियन 2 मिलियन की सेल कर रहा है,
पॉसिबली वो उसके लिए एलिजिबल ना हो, उसके लिए जितने पेपर वर्क चाहिए, जो कुछ आपको करना पड़ेगा वो मुश्किल। हाँ ठीक है, जब कोविड आया था तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने दिया था, वो एक टेम्पररी चीज थी। बट ऑन अ रिकरिंग बेसिस बात करें तो इस तरह की कुछ चीजें हैं कनाडा में जो आपको उस तरह के रिबेट देते हैं, बट वो बड़े स्पेसिफिक हैं इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री। और उसके लिए कंप्लायंस बहुत ज्यादा है कि लोग नहीं कर पाते कि वो रिबेट मिले। जनरली स्पीकिंग जो हम बिजनेस अपने आसपास देखते हैं, दे हार्डली गेट एनी रिबेट। हाँ, अभी रिसेंट में कार्बन क्रेडिट रिबेट मिला है, विच इज इक्विवेलेंट ऑफ जो हमें पर्सनल टैक्स में भी मिलता था, कार्बन क्रेडिट रिबेट, उसका उन्होंने दिया है। बट एसेंशियली वो आपने जो महंगा फ्यूल खरीदा वो उसी का आपको रिटर्न दे रहे हैं। आई वोंट कॉल इट अ रिबेट, ठीक है मिल गया अच्छी बात है, बट एवरी मनी इज वेलकम। बट या कोई अलग से आपको इंसेंटिव नहीं दिया गया है। होंगे अब गवर्नमेंट को ऑब्वियसली इंसेंटिव होंगे कि जी आप फला एरिया में जाके करें तो आपको मिलेगा, बट मैं जनरली बात कर रहा हूँ टिपिकल ग्रोसरी स्टोर ऑपरेटिंग इन जीटीए, नो दे डोंट गेट एनी सच बेनिफिट। यूए की बात करें तो आई थिंक सेम सिचुएशन, यू आर ऑन योर ओन, आपने अपना ही करना है। यू डोंट गेट एनी बेनिफिट पर्टिकुलरली फॉर योर बिजनेस, जो कि कोई रिबेट हो, मे बी अगेन इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता हो, बट नहीं है। थोड़ा सा इसमें फर्क ये भी है इमाराती वर्सेस नॉन इमाराती का। देर आर सर्टेन फंडिंग्स अवेलेबल, स्टार्टअप फंडिंग्स अवेलेबल टू इमाराती ओनर्स, which is not available to expats. But there are some options जिसमें expat plus इमाराती मिलके can come up with something, जहाँ पे वो उसके लिए eligible हो सकते हैं। करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन ये कि डोंट यू थिंक कि समवन सिटिंग इन यूएई एंड डूइंग बिजनेस इन कनाडा इज़ वेरी एडवांटेजियस? आपको टैक्स नहीं देना या टैक्स कम रखना है, बट आपका बिजनेस फिर भी चलता रहेगा। लाइक व्हाट आई एम सेइंग इज इफ योर बिजनेस इज मोबाइल, इट वुड यू एग्री इट वुड बी अ गुड सेटअप कि आप जो है वो खुद अपने आप को मिडल ईस्ट में बेस कर दें और बिजनेस को कनाडा में चलते रहने दें। नाउ ऑब्वियसली आपका चूंकि बिजनेस चल रहा है, यू हैव टू विजिट एंड ऑल, बट अगर आप 6 महीने से कम स्टे रखें अपना कनाडा में and still run the business there, that sounds good. From all what I've heard from you, would be a very like win-win from both sides. जो बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि कनाडा का डॉलर या यूएस का डॉलर और मिडिल ईस्ट का लाइफस्टाइल, Yes. सो बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड। यस ऑन पेपर यस, क्योंकि ऑब्वियसली आपको, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यूएई में कंपटीशन बहुत ज्यादा है इन वॉट एवर फील्ड यू आर, मोस्ट ऑफ द फील्ड, सही है ना। तो अगर आप यूएई की कंपटीशन पे डिपेंडेंट ही नहीं है तो yes, it makes sense कि कनाडा से आपका you are actually relying on your Canadian and US clients, versus, and you are also enjoying at the same time UAE का lifestyle and all that stuff. But इसमें एक कैविएट है, वो कैविएट है ट्रांसफर प्राइसिंग का। शायद आज से 2 साल पहले इट वुड, द ओनली थिंग दैट वुड हैव मैटर्ड वाज कि आपका सब्सटेंस कहाँ है। उस टाइम पे एक होती थी इनकी, कहलाती थी इकोनॉमिक सब्सटेंस रिपोर्टिंग, कि आपकी सिर्फ कंपनी बननी है ऑन पेपर जरूरी नहीं है, आपका इकोनॉमिक सब्सटेंस का है, वो आपको प्रूफ करना पड़ता था कि वो यूएई में है, ठीक है। और उसके डिफरेंट तरीके थे। अब आज की तारीख में विद कॉर्पोरेट टैक्स एंड ऑल, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग आपका, आपकी क्या सिचुएशन है। हाँ, अगर तो आप फ्रीलांसर हैं, ठीक है ना, आप देते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज, ठीक है, या आप कोई ब्रांडिंग की सर्विसेज कंसल्टेंसी देते हैं, इस टाइप की कोई चीज देते हैं, आप यूएई में बैठे हुए हैं और आपको रीच आउट करती हैं अमेरिका की कंपनीज, कनाडा की कंपनीज, और आप सर्विस दे रहे हैं डायरेक्टली, तो यस दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। बट अगर आप उस स्ट्रक्चर में है कि आपकी यूएई में कंपनी है, कनाडा में एक कंपनी है, ये कंपनी सर्विसेज दे रही है, आपको यूएई आ गए हैं, सही है, वाया कंपनी ये चल रहा है, और एक पूरा सेटअप है कनाडा में, तो देन ट्रांसफर प्राइसिंग इज इंपॉर्टेंट। You have to have, again, as I said, compliance. You have to have those documentation available. You have to make sure कि जो आपकी यूए की कंपनी कनाडा को बिल कर रही है, that is a reasonable amount based on the benchmarks and other available data. So yes, it is a good scenario, but again, alert कि compliance is important. करेक्ट। एंड आमिर, दिस इज समथिंग जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लाइक वो कंप्लायंस वगैरह सबको करके देते हैं, और बिल्कुल क्या बिल्कुल व्हाट इज बेनिफिशियल, व्हाट इज रिस्की, यू गिव ऑल दिस एडवाइस एंड गाइडेंस एंड सेटअप फॉर पीपल। बिल्कुल। सो एज फार एज ट्रांसफर प्राइसिंग इज कंसर्न इन दिस सिनेरियो, तो हम एंड टू एंड पूरा, एंड दैट्स अ वेरी डिटेल्ड, एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, दैट्स एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, जिसमें हम बैठते हैं उनके साथ, उनके पूरे बिजनेस, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग में होता ही है कि लेट्स सपोज सिंपल स्ट्रक्चर, एक यूएई में कंपनी, एक कनाडा में कंपनी है, और दोनों में बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, ठीक है।
तो हमें बैठ के स्ट्रक्चर पूरा समझना है कि कहाँ पे कौन सा फंक्शन हुआ है, फंक्शनल एनालिसिस होता है, देन उसके बाद एक कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग बनती है, देन उसके बाद एक मास्टर फाइल होती है, एक लोकल। आई वोंट गो इनटू टेक्निकलिटीज, बट पॉइंट ये है कि we do provide that service which is end-to-end service to and to give you an estimate के what should be your fair price that you should charge from this company to the other company, or what should be the fair, and it's not just for buying and selling, it could be इस कंपनी ने उस कंपनी को लोन दिया हुआ है, it could be कि इस कंपनी ने उस कंपनी को फाइनेंशियल गारंटी दी है, and there have been situations where client might be charging X dollars in a lower tax country जो कि advantageous है, और हम जाके बताएं कि नहीं आप X नहीं आप 2X चार्ज कर सकते हैं, बिकॉज आपने सिर्फ ये देखा था कि बाइंग और सेलिंग हो रही है, बट आपकी उस कंपनी ने फाइनेंशियल गारंटी भी दी हुई है, आपकी उस कंपनी का ये भी फर्दर फंक्शन है जो कि वो परफॉर्म कर रही है, जो अक्सर हमने फॉर ग्रांटेड लिए हुए होते हैं क्योंकि उसके मॉनेटरी नंबर्स हमारे सामने नहीं होते. So yes, it may in instances help you to actually increase your profit. The point is to bring your profit to a lower tax jurisdiction in a legal way. ओके करेक्ट. थैंक यू आमिर, दिस वाज रियली हेल्पफुल. थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन. एंड जिस तरह पहले कहा कि आपको हम बुलाते रहेंगे फॉर योर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज टू बी शेयर्ड विद द ऑडियंस. सो थैंक यू फॉर कमिंग. बिल्कुल, थैंक यू.